हेलो मित्र, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है मित्र, आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर मैं आया हूं, उपस्थित हुआ हूं मित्र। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे लगातार वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। देखिए मित्र, अगर आपको सफलता पानी है तो लगातार कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है। और लगभग जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वन लाइनियर के रूप में वीडियो है और वहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और वो वीडियो हमेशा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में ऐसे प्रश्न डालते रहते हैं, इसलिए इस टाइप के मैं वीडियो आपके सामने उपस्थित करता हूँ, ठीक है। तो वन लाइनियर के रूप में ये वीडियो चल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल के रूप में वीडियो आएंगे, बट ये है कि वन लाइनियर के रूप में ये वीडियो आप देखते चले जाइए। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ताकि आपकी समझ भी थोड़ी बहुत बन सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वो सारे चीज़ें प्रश्नों को याद करिएगा। यदि कोई समस्या अगर आपको उत्पन्न हो रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव देना होगा तब भी आप कमेंट करिएगा। मैं उसको सुधार करके कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कुछ लगेगा उसमें परिवर्तन करने लायक है तो वो चीज़ें मैं परिवर्तित करूँगा, ठीक है मित्र। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि दक्षिण भारत के यानी कि भारत के दक्षिण भारत की तरफ दो महासाम्राज्य का उदय हुआ था। जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का कार्य चल रहा था उसी समय दक्षिण भारत में दो विशाल साम्राज्य का उदय हुआ था। एक साम्राज्य का उदय हुआ था विजयनगर साम्राज्य और एक साम्राज्य का उदय हुआ था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। ये दो साम्राज्यों का उदय हुआ था मित्र। और आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जिस समय एमबीटी का समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, उसी समय इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य में ढेर सारे इम्पोर्टेंट शासक भी हुए और विजयनगर साम्राज्य में ढेर सारे इम्पोर्टेंट शासक हुए। भारत के उत्तर भारत में तो हम जनरल उत्तर भारत में विभिन्न प्रकार के शासकों के उपाधियों के नाम हम याद कर लेते हैं और उनके द्वारा जो भवन निर्माण किए गए हैं वो भी हम याद कर लेते हैं। किंतु बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य संबंधित शासकों के उपाधियां बहुत कम ही लोग याद करते हैं और साथ ही उनके द्वारा जो इमारतें निर्माण की गई वो भी बहुत कम लोग याद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि यही कारण है कि अगर वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसलिए मुझे हमारे एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर खंड से हम चीज़ों को पढ़ें और हो सके वहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम पूरा अधिक से अधिक नंबर इकट्ठा करके हम अपने एग्ज़ाम में क्या हो सके, क्वालिफाई हो सके, ठीक है मित्र। तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के शासक एवं उनसे संबंधित उपाधियां, ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा जो हम देखेंगे विजयनगर के शासकों के द्वारा जो नगर स्थापित किए गए हैं वो देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य में देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए हैं और वो कौन कौन सी उपाधियां धारण किए हुए हैं और उनके द्वारा कौन कौन से नगर की स्थापना की गई है। और कुछ देख लेंगे कि उनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी रचित की गई हैं, वो हम एक दो पुस्तकें भी लिखी गई हैं बहमनी साम्राज्य के शासकों के समय, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आइए मित्र हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन प्रमुख शासक थे और उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, उसके संदर्भ में देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम। देखिए मित्र, यहाँ पर है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर है जो कृष्णा नदी के लगभग उस पार ये साम्राज्य का विस्तार हुआ था भारत में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में जिस समय दिल्ली सल्तनत था उस समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दो साम्राज्य थे। तो विजयनगर में प्रमुख शासक हुए थे, उनकी उपाधियां दी गई थी, तो वो देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन। जी हाँ, मल्लिकार्जुन एक शासक था जिसका जो उपाधियां धारण किया था, कौन कौन सी उपाधि धारण किया था, प्रौढ़देवराय और गजबेटेकर, ठीक है मित्र। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रौढ़देवराय और गजबेटेकर किसे कहा जाता था, तो ये है विजयनगर साम्राज्य के शासक मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा शासक देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कृष्णदेवराय। जी हाँ, कृष्णदेवराय को किस उपाधि का नाम दिया गया था?
तो इनको एवं राज्य स्थापनाचार्य और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि आंध्र भोज किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। क्लियर। और मल्लिकार्जुन के भी बारे में आ गया है कि पोड़देवराय किसे कहा जाता था, तो मल्लिका अर्जुन को कहा जाता था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं विजय प्रथम। विजय प्रथम को विजय भूपति और विजय बुक्का और वीर बुक्का के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय और यहाँ पे देख लेते हैं ये पौरड़ा पौध और देवराय, ये उपाधि दी गई थी। अगला देख लेते हैं कृष्णदेवराय। ठीक है मित्र, तो कृष्णदेवराय दो जगह आ गए हैं। कृष्णदेवराय को अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है, यानी कि यही आंध्र भोज इनको भी कहा जाता है और आंध्र पितामह भी कहा जाता है कृष्णदेवराय को, और अभिनव भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव भोज। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्णदेवराय को किन उपाधियों से नवाजा गया है। तो दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपाधियों के संदर्भ में, और मल्लिकार्जुन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सालू तिम्मा, इनको धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। बुक्का प्रथम वेद मार्ग का प्रतिष्ठापक है। ठीक है, तो वेद मार्ग का इनको प्रतिष्ठापक के रूप में भी जाना जाता है। हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज, ठीक है, और राज वाल्मीकि परमेश्वर की उपाधि भी इनको दी गई है। तो ये हो गए आपके जो विजयनगर के प्रमुख शासक थे, उनकी उपाधियां थी। तो ध्यान में रखिएगा कि जितनी उपाधियां आपको विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है, उनमें से मल्लिकार्जुन और कृष्णदेवराय ये दो लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो इनकी उपाधियां आप अवश्य ही पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन शासक किस नगर की स्थापना किया था। तो देख लेते हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ है नागलापुर नगर। जी हाँ, नागलापुर नगर की स्थापना कौन करवाया था? कृष्णदेवराय। ठीक है, नागलापुर नगर का स्थापना किसने करवाया था? कृष्णदेवराय। सशस्त्रों स्तंभों वाला मंडप, सहस्त्रों स्तंभों वाला मंडप किसने करवाया था? तो कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। ठीक है, देखिए मित्र, अगर कहा जाए विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक या किस शासक के समय विजयनगर अपने चरम उत्कर्ष पे था, तो कृष्णदेवराय थे। तो इनके द्वारा तो आप जान ही सकते हैं कि ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया होगा और इम्पोर्टेंट भी है। अगला देख लेते हैं विजय विरूपाक्षपुर विजयनगर। तो हरिहर और बुक्का, तो आप ध्यान रखिएगा, विजय विरूपाक्षपुर की स्थापना किसने करवाया था? वो नगर है, किसने करवाया था? हरिहर बुक्का करवाया था। तुंगभद्रा जलाशय, तो तुंगभद्रा जलाशय और नगलापुर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नगलापुर नगर का कृष्णदेवराय और तुंगभद्रा जलाशय का जो करवाए थे वो देवराय प्रथम करवाए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देवराय प्रथम ने करवाया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मुक्ता सभागार, ये किसने करवाया था? ये भी देवराय ने करवाया था। इसके बाद देखिए हजार मंदिर, आपने हजार खंभा का नाम सुना होगा, हजार दिनारी का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? हजार मंदिर। तो हजार मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेवराय ने करवाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विट्ठल स्वामी मंदिर किसने करवाया है? कृष्णदेवराय ने करवाया, ये इम्पोर्टेंट है। लोटस मंदिर, कौन सा मंदिर मित्र? लोटस मंदिर, ये किसने करवाया है? तिरुमल करवाया। आर्वेडु वंश का शासक था तिरुमल, तो ये तिरुमल ने करवाया था। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य में जो इम्पोर्टेंट शासक थे उनके द्वारा जो नगर स्थापत्य कला करवाया गया था, जो नगर की स्थापना की गई थी, ये प्रमुख शासक है। तो जिसमें से कृष्णदेवराय तो आप जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कृष्णदेवराय के द्वारा हजार खंभा, विट्ठल स्वामी मंदिर और नगलापुर की स्थापना करवाया गया था। इसके अलावा देवराय प्रथम के द्वारा तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण करवाया गया था और तिरुमल के द्वारा लोटस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और मुख्य रूप से कृष्णदेवराय को मत भूलिएगा। अब देखते हैं मित्र, यहाँ पे लिखा है बहमनी साम्राज्य। वही बहमनी साम्राज्य जो विजयनगर का क्या था? प्रतिद्वंदी था। ठीक, तो ये भी 1347 का इसका अस्तित्व आया था, जबकि विजयनगर की स्थापना जो हुई थी वो 1336 में हुई थी। तो आइए देख लेते हैं बहमनी साम्राज्य। देखिए मित्र, बहमनी साम्राज्य में कौन शासक कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो वो देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह यही था जिसने बहमनी साम्राज्य की पहली बार नींव रखा था, जिसे इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है, इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य का एक अगला शासक है जिसे मोहम्मद शाह प्रथम कहा जाता है। इसकी जिस उपाधि की नाम दी थी वो जफर खां था। तो जफर खां की उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद शाह था। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह को इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट शासक को देख लेते हैं जिसने बहमनी साम्राज्य में अलग अलग उपाधियां धारण की हुई थे। तो देख लेते हैं मित्र, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हसन, ठीक है, वही बहमन शाह हसन को अमीर उल उमरा और जफर खां अलाउद्दीन, वही हसन जिसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, एमबीडी के समय उस हसन को क्या कहा जाता था? अमीर उल अमरा और जफर खां अलाउद्दीन। तो अमीर उल उमरा और जफर खां अलाउद्दीन किसे? हसन को, वही हसन गंगू। अब देखिए दूसरा है हसन, यानी कि उसी हसन को इनको बहमन शाह के भी नाम से कहा जाता था। इसके बाद देख लेते हैं खलाफ शाह को मलिक उल तुजूर कहा जाता था। महमूद गवाह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक है। तो हसन और महमूद गवाह ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो महमूद गवाह को ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सियाबुद्दीन अहमद शाह को संत वली की उपाधि दी गई थी। और महमूद गवाह फिर आ गया है, तो महमूद गवाह को मलिक उल तुज्जार, व्यापारियों का प्रमुख कहा जाता था। किसको? महमूद गवाह को। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहमनी साम्राज्य का एक हसन और महमूद गवाह संबंधित उपाधियों को मत भूलिएगा। एक है हुमायूं। हुमायूं तो आपने सुना ही होगा। हुमायूं कौन था? हुमायूं अकबर का पिता था मुगल वंश में। उसी तरीके से बहमनी साम्राज्य में एक शासक था हुमायूं। तो ये एक दो हुमायूं नाम चर्चित है। ये बहमनी साम्राज्य में ये भी हुमायूं चर्चित था, जिसको कौन सा कहा जाता था? इससे जालिम शब्द दिया गया है और इसको दक्कन का नीरो दिया गया था। दक्कन का नीरो कहा जाता था। ठीक है, इसके पहले नीरो शब्द और मैंने बोला हूँ। ठीक है, नीरो कहाँ का रहने वाला था? रोम का रहने वाला था। तो उत्तर भारत में किसे नीरो कहा जाता है वो भी आप सोच के बताइएगा, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य में हुमायूं को क्या कहा जाता था? जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता था और ऑप्शन में हुमायूं दे दिया जाए और कोई शासक दे दिया जाए, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं वो मुगल वंश के हुमायूं को समझ लेंगे। नहीं, ये दक्कन का हुमायूं था। और कहाँ का शासक था? बहमनी साम्राज्य का था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह को यहाँ पे शाह की उपाधि दी गई है। और इब्राहिम आदिल शाह ये भी इम्पोर्टेंट शासक है। इसको जगत गुरु अबला बाबा, कौन सा बाबा? अबला बाबा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आ गया है। जगत गुरु अबला बाबा और निर्धनों का मित्र इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्र, इसको भी आप मत भूलिएगा कि अबला बाबा, जगत गुरु और निर्धनों का मित्र किसे कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। और दक्कन का नीरो किसे कहा जाता था? दक्कन का नीरो हुमायूं को कहा जाता था। और व्यापारियों का प्रमुख कौन होता था? तो महमूद गवाह हुआ करता था। ठीक है मित्र, ये बहमनी साम्राज्य के शासक थे, फेमस शासक थे। ठीक है, जिनका हमेशा विजयनगर साम्राज्य के शासकों से हमेशा द्वंद्व होता रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और देख लेते हैं मलिक मोहम्मद को निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। निजामुल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? मलिक मोहम्मद को दी गई थी। इसके बाद बुरहान को निजाम शाह की उपाधि दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर है अमीर अली वरीद, तो इनको दक्कन की लोमड़ी कहा गया था। अमीर अली वरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसको? तो दक्कन की लोमड़ी और दक्कन का नीरो। दक्कन का नीरो कौन था? हुमायूं था। और दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता था? अमीर अली वरीद कहा जाता था। तो ध्यान में रखिएगा मित्र, जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल से चीज़ें होंगी, बट आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछेगा
तो इसी तरह से प्रश्न बना के पूछेगा किसको कौन सी उपमा दी गई थी और किनको किस उपाधियों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछेगा तो इन शासकों का क्रम पूछ देगा कि सही सीक्वेंस में बताइए, ऐसे विजयनगर का सीक्वेंस पूछ देगा। ठीक है, तो उपाधियाँ सीक्वेंस ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए मित्र, बहमनी साम्राज्य में कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं बहमनी साम्राज्य के शासकों से, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आपको रचना है, ये कौन सी रचना है, कौन सी पुस्तक कौन लिखी गई थी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताब ए नौरस, तो किताब ए नौरस किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई। फरिश्ता तारे, तो ये एक फरिश्ता शासक भी था, तो तारे की एक फरिश्ता उसके द्वारा लिखी गई है। दीवान, दीवान किसके द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद कुली के द्वारा लिखी गई है। और जफरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो शहाबुद्दीन यजदी के द्वारा लिखी गई है। तो याद कर लीजिएगा, जफरनामा, दीवान, तारे के फरिश्ता और किताब ए नौरस, ये इम्पॉर्टेंट है मित्र। क्यों, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट मैं इसको बता रहा हूँ। उत्तर भारत तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में यदि एकाध पुस्तक दे देगा तो अक्सर लोग गलती निश्चित रूप से कर लेंगे। इसलिए मैंने ये कुछ प्रमुख पुस्तकें के नाम भी लिख दिया और उससे संबंधित शासकों का नाम भी लिख दिया। ठीक है मित्र, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद देख लेते हैं मित्र, कुछ नगर भी स्थापित किए गए थे बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा। जिस तरीके से विजयनगर के साम्राज्य के शासकों के द्वारा नगर की स्थापना की गई थी, उसी तरीके से दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा भी नगर की स्थापना की गई थी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, नौरसपुर नगर की स्थापना किसने किया था, तो नादिर शाह ने किया था। अहमदनगर की स्थापना किसने किया था, मलिक अहमद ने किया था। इसके बाद मोहम्मदाबाद, बीदर में है, तो बीदर को मोहम्मदाबाद की भी उपमा दी गई। तो मोहम्मदाबाद की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद कुली ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद कुली ने किया था। किसकी, मोहम्मदाबाद जो बीदर में पड़ता है, किसने किया था, मोहम्मद कुली। और अहमदनगर की स्थापना किसने किया, मलिक अहमद। ये सुमेलित करने के लिए आया हुआ है प्रश्न अहमदाबाद के संदर्भ में। ठीक है मित्र। इसके बाद देखिए, दौलताबाद में वेधशाला किसने बनाया था, वेधशाला, वही वेधशाला जो आपके मथुरा में और जयपुर में बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है मित्र, तो उज्जैन में बनाया गया वेधशाला सवाई जय सिंह के द्वारा। उसी तरीके से दौलताबाद में वेधशाला एक है, उसको किसने बनाया है, उसको फिरोज शाह बहमनी ने बनाया है। किसने बनाया है, फिरोज शाह बहमनी ने बनाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दौलताबाद, जिसको पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे भी वेधशाला है। बनवाया किसने, बहमनी साम्राज्य का शासक बनवाया। नाम क्या है, फिरोज शाह बहमनी। इसके बाद बीदर में एक महाविद्यालय है जिसे महमूद गवा ने बनवाया है। कौन, महमूद गवा, वही महमूद गवा जो क्या था, महमूद गवा, यहाँ पे लिखा है ना, व्यापारियों का प्रमुख था महमूद गवा, उसने महाविद्यालय बनवाया हुआ था। व्यापारी करने के लिए शिक्षा की तो आवश्यकता होगी ना मित्र, तो व्यापारियों के प्रमुख शिक्षा को बढ़ावा देंगे ही, तो ये जानते रहिएगा। इसके बाद है गोल गुम्बज, तो गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है मित्र, तो ये प्रमुख क्या है, ये जो प्रमुख शासक हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं, उनके संदर्भ में उनकी उपाधियां और उनके द्वारा जो नगर की स्थापना की गई है। और इसके अलावा बहमनी साम्राज्य के कुछ शासक हैं जिनके द्वारा पुस्तक की रचना की गई है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ इसको याद कर लीजिएगा। क्यों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अक्सर ही प्रश्न गलत हो जाते हैं। और ये जानिए कि जिस लड़के के द्वारा टफ प्रश्न सही कर लिए जाते हैं, उसी लड़के का क्या होता है, सिलेक्शन भी होता है और इजी प्रश्न गलती ना करें। ठीक है मित्र, तो वही लड़का सिलेक्शन लेता है जो एक तरीके से टफ टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है। तो ये अपने आप में टफ टाइप के प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा से ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे वन लाइनियर के रूप में। और ये ध्यान रखिएगा मित्र कि इस तरीके की कई वीडियो सामने आपके आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी वीडियो आएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
और वन लाइनियर के रूप में जो भी वीडियो आते हैं तो आप देखते होंगे कि उस चीज़ को मैं थोड़ा सा तुलना करके बताते हुए चलता हूँ, ताकि आपका कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हो सके और आपकी समझ भी बन सके और आपकी इसमें रुचि भी जग सके। तो मित्रों, इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।